मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। दोस्तों, मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने जा रही है। 26 मई को बीजेपी बेमिसाल एक साल की थीम पर देश भर में रैलियां और कार्यक्रम करेगी, जिसमें सरकार की खूबियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तैयारियां जोरों पर हैं, तो कांग्रेस ने भी कमर कस ली है सरकार की नाकामयाबियां जो लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस बेमिसाल एक साल के मुकाबले पोल खोल अभियान चलाने वाली है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, काला धन और आर्थिक मोर्चे पर फेल साबित हुई है। मोदी अप्रवासी प्रधानमंत्री ही साबित हुए हैं। सरकार ने गरीबों का नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों का ख्याल रखा है और आम आवाम के अच्छे नहीं महंगे दिन आए। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बेमिसाल एक साल के मुकाबले कांग्रेस का पोल खोल अभियान। भोपाल में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक। बीजेपी ने किया पलटवार। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। सीएम हाउस में हुआ मध्य प्रदेश का पहला युवा उद्यमी सम्मेलन। सीएम युवाओं से हुए रूबरू। कहा, चीन जापान की तर्ज पर गांव का करेंगे विकास। अब स्नैपडील पर ऑनलाइन मिलेंगे मृगनयनी के प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश सरकार और कंपनी के बीच एमओयू साइन। सीएम रमन की सुरक्षा में कटौती। एनएसजी कमांडो हटाए, अब सीआरपीएफ के जवान होंगे तैनात। जेड प्लस सिक्योरिटी का लेवल रखा बरकरार। बलरामपुर को 177 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह बंधन में बंधे 525 जोड़ों को सीएम रमन ने दिया आशीर्वाद। इंदौर सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अफसरों को फटकारा। क्षेत्र की व्यवस्था में सुधार और बिजली से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में 30 मई तक बढ़ाई गई तबादलों की मियाद। आज भी जारी हुई सूचियां। भोपाल एम्स डायरेक्टर संजीव कुमार ने आईएएस मंत्रियों को कहे अपशब्द। एम्स के निर्माण में हो रही देरी पर निकाली भड़ास। पन्ना टाइगर रिजर्व में नहाने गए कर्मचारी को मगरमच्छ ने बनाया निवाला। 48 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। और छत्तीसगढ़ में आज रहा साल का सबसे गर्म दिन। तापमान 44.4 डिग्री के पार। सूरज के थपेड़ों से बचने घर में दुबके रहे लोग। मई 2014 से मई 2015 में सरकार भले ही कांग्रेस की बजाय बीजेपी की आ गई हो, लेकिन हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। साल भर पहले भी आम आदमी पर महंगाई की मार आज भी है। एक साल पहले भी आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान था, आज भी है। साल भर पहले भी बेरोजगार रोजगार के लिए परेशान थे, आज भी है। फिर ऐसा क्या बदला? बीजेपी के लिए ये साल बेमिसाल हो सकता है, लेकिन आम आवाम के लिए नहीं। साल भर में किरदारों की सूरत बदल गई, लेकिन सीरत नहीं। सरकार और विपक्ष की तासीर आज भी वही है। मई की तपती गर्मी में बेमिसाल एक साल के मुकाबले पोल खोल अभियान, यानी एक बार फिर खुद की पीठ थपथपाने का खेल और इल्जामों की सियासत। लेकिन उस पर आम आदमी का क्या, जिसने रिकॉर्ड तोड़ जनमत दिया, जिसने 10 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक बार फिर वही हाशिए पर। अच्छे दिन वाह।
साल भर पहले अच्छे दिनों के वादे के साथ मोदी सरकार केंद्र में काबिज हुई थी। जनता से 60 साल के मुकाबले 60 महीने मांगे थे। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। 60 महीनों में से 12 महीने गुजर चुके हैं, अब 48 महीने ही बचे हैं। 26 मई को एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी ने बेमिसाल एक साल की थीम पर इसे मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रमुख नेता देश भर में रैलियां कर केंद्र और बीजेपी शासित सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। खुद पीएम मोदी मथुरा में होंगे और जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि नागला चंद्रभान गांव में रैली करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री, विधायक, सांसद मोदी सरकार की सफलता को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में सभी मंत्रियों गणों के 20 तारीख से 30 तारीख तक जो हमारे बीमा अभियान और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की जानकारी भी दी और प्रोग्राम में सभी मेहनत से काम करें। कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है। इसी प्रकार के तथ्यहीन आरोप, अनर्गल आरोप वो लगाते रहे और मीडिया में सुर्खी पाते रहे, लेकिन जनता में कोई जनाधार नहीं बचा है। केंद्र के कांग्रेस के नेता भी वही गलती कर रहे हैं। वो मूलभूत बातों पर नहीं आ रहे हैं, अपनी कमियों को नहीं पहचान रहे हैं, अच्छे कामों की सराहना नहीं कर रहे हैं। ये जनता है, ये सब बारीकी से देखती है और समझती है, और इसलिए इस प्रकार के अनर्गल और तथ्यहीन आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के बेमिसाल एक साल के मुकाबले पोल खोल अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की एक साल की नाकामियों को जनता के बीच रखने का फैसला किया है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम बना दिया है, जिसके तहत उन्हें देश के कोने कोने में जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ रैलियां करनी है। कांग्रेस केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर वादा खिलाफी, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर विफलता के आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी कई रैलियां करने जा रही है। समावेशी विकास, समानता वाला विकास मुल्क में होना चाहिए, वो इस सरकार के रहते हुए नहीं हुआ। मोदी सरकार ये चुनिंदा उद्योगपति, तमाम उद्योगपति नहीं, चुनिंदा उद्योगपति जो उनके मित्रगण हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। एक साल में मोदी सरकार ने कई कड़े फैसलों के जरिए जनता को कड़वी दवा दी है। उनके फैसलों ने सुर्खियां भी खूब बटोरी, लेकिन उनका जमीन पर अमल अभी दूर की कौड़ी है। मोदी की छवि अप्रवासी प्रधानमंत्री और सरकार की छवि कॉर्पोरेट परस्त बन गई है। कुर्सी पर काबिज होते ही मोदी को नसीब का साथ मिला था। कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन अब नसीब भी साथ छोड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा क्रिकेट मैच की तरह हो गया है। कागजी महंगाई भले ही कम हुई हो, लेकिन दालों ने कमर तोड़कर रख दी है। काले धन के 15 लाख अभी तक किसी के खाते में नहीं आए। अच्छे दिन का वादा जुमला बनकर रह गया है। ऐसे में बीजेपी का बेमिसाल एक साल और कांग्रेस का पोल खोल अभियान जनता पर कितना असर डालेगा, ये कहना मुश्किल है। एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब गरमाए इल्जामों की सियासत, पीछे छूट जाए आम आदमी, तो सवाल उठते हैं। क्या मोदी सरकार का एक साल है बेमिसाल? क्या जनता की अपेक्षा पर खरी उतरी केंद्र सरकार? कांग्रेस का पोल खोल अभियान कितना जायज? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने आपको दिखाया अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी कह रहे थे, जनता से भी बात करा रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये पुरानी बात हो सकती है, लेकिन इस एक साल के दौरान पेट्रोल के दाम ज्यों के त्यों फिर बढ़कर ऊपर हो गए, महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं आई है, तो ये कैसे अच्छे दिन हैं? देखिए, 2-3-4 बुनियादी बातें मैं रखना चाहूँगा।
और सबसे पहली चीज़ कि पिछले 10 वर्ष जो यूपीए के कार्यकाल के निकले, उसमें हर महीने हमने घोटालों की एक नई श्रृंखला हर महीने आते देखी। और ये घोटाले ऐसे नहीं थे कि केवल ऑडिट कंपनीज ने देखे थे, ये वो घोटाले थे जो जुडिशियल फोरम पर प्रूव हो रहे थे और लोगों को सजाएं दी जा रही थी। कैबिनेट तिहाड़ जेल से चल रही थी, आधी से ज़्यादा मंत्रीगण वहाँ जा चुके थे और एक छवि जो थी पूरी की पूरी भारत सरकार की, वो घोटालों की सरकार की छवि थी। डॉक्टर साहब, लेकिन यूपीए 2 के मामले घोटाले जो उजागर हुए यूपीए 2 में हुए, आपकी सरकार को 1 साल हुआ, अभी कुछ काम तो ऐसा कुछ कंक्रीट हुआ नहीं, आम जनता की पैमाने पर आप खरे नहीं उतरे। और बिल्कुल, तो ये बात आप स्वीकार करेंगे कि एक भी भ्रष्टाचार का मामला किसी भी फोरम पर ना कोई आरोप लगा पाया है और ना ही किसी भी फोरम पर चल रहा है। तो हमने सबसे पहले भारत सरकार की साख को फिर से स्थापित करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मनमोहन सिंह जी का जो छवि थी वो एक पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार की छवि की नेता के रूप में थी। विदेशों में भी एक अंडर अचीवर के कवर पेज के साथ में वो छपा करते थे। वहीं पर आप देखेंगे कि मोस्ट पावरफुल पर्सन की दौड़ में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं और एक मजबूत नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पटल में प्रभु जी हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की छवि अप्रवासी प्रधानमंत्री की ज्यादा बनती देखी जा रही है। गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से वो अप्रवासी प्रधानमंत्री हैं, आज भारत के दौरे पर लौटे हैं और मैं काम की बात करना चाहूँगा। इन जुमलाबाजी में तो भारतीय जनता पार्टी की महारत है और उन्हें ही जुमला मुबारक रखना चाहता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, मूलतः जिन मुद्दों पर बातचीत करके और जनता को जिस मुद्दों पर झांसा देकर आई थी, उसमें से एक बड़ा मुद्दा था महंगाई, जिसे 100 दिन में कम करना चाहते थे। इनका मुद्दा था काला धन, जिसे 100 दिन में अगर ये वापस नहीं ला पाए तो ये फांसी पर लटकने की भी जो है बातें करते थे। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल हम 40 रुपये लीटर बिकवाएंगे इस देश में। 27 रुपये लीटर का पेट्रोल जो है मनमोहन सिंह की सरकार 70 रुपये में बेचती है। डॉक्टर साहब ने भी कई डिबेट में ये बोला। देश की सुरक्षा की इन्होंने बात की थी और कहा था कि देश की सुरक्षा जो है 2 सैनिकों के सर काट दिए गए हैं और देश की सुरक्षा खतरे में है। और मनमोहन सिंह की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ते हुए आदमी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। गुप्ता जी, कुछ उपलब्धियां आपको दिखती हैं इसमें? जी, इस 1 साल में आपको कोई उपलब्धियां नजर आती हैं? इस 1 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 65 रुपए की दाल हमने 120 रुपए आज खरीद रहे हैं। अगर ये उपलब्धि है तो मोदी साहब ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर काला धन जो है, आज सरकार जिस स्थिति में है कि आज सरकार खुद कहने लगी, ये 500 लाख करोड़ का हिसाब दे रहे थे इस देश को कि इन्हें मालूम है ये 500 लाख करोड़ रुपया कहाँ छुपा हुआ है, और ये कह रहे थे कि हम 100 दिन में लाएंगे, और आज ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि एक भी पैसा कहाँ पर छुपा हुआ है। और आज जो है जिस ऑर्डिनेंस के बदौलत ये आज बातें करना चाहते हैं, वो ऑर्डिनेंस क्या लाए हैं? वॉलेंट्री डिक्लेरेशन का। ये काम हम 20 साल पहले कर चुके हैं, जिसके जेटली जी आज विश्व के बड़े अर्थशास्त्री बने फिर रहे हैं और जिसकी वो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत सख्त कानून बना लिया है। ये वॉलेंट्री डिक्लेरेशन और 30% की जो है पेनाल्टी लगा के पैसा वापस लाने का काम चिदम्बरम 20 साल पहले कर चुके हैं। आप कर क्या रहे हो? आप तो जो है नहीं आया था वापस पैसा, सजा के प्रावधान नहीं था, उस समय भी पैसा वापस आया था। मैं भी कह रहा हूँ कि इनसे पूछे, ये इनकम टैक्स खत्म करने वाले थे, ये ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म करने लगाने वाले थे। इनसे पूछे इनका अर्थशास्त्र कहाँ है? आज देश तो वहीं खड़ा, उसी दोराहे पर खड़ा है। मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। महंगाई के लिए जिक्र किया क्योंकि शुरू में भी मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, और जब तक हम अपनी बात रखेंगे नहीं तो आप उसकी विवेचना कैसे करेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं कांग्रेस से तो अपेक्षा नहीं रखता हूं कि वो उसकी विवेचना करेगी, लेकिन आप लोगों से जरूर है। यदि थोक सूचकांक को देखेंगे तो जो मार्च में 6% था वो घटकर -2.33% हुआ है। खुदरा को आप देखेंगे महंगाई में तो जो 8.5% था वो घटकर 5% के आसपास आया है। वहीं पर यदि आप विकास दर को देखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे, तो 1 साल में हमने जो गिरी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको रास्ते पर लाने का प्रभु जी प्रयास किया है। सूचकांक से आम आदमी का घरेलू राशन पे तो फर्क नहीं पड़ता। साल भर में हमको जो नेगेटिव अर्थव्यवस्था थी, ध्वस्त अर्थव्यवस्था थी, उसको अपने साल भर में रास्ते पर लाने का काम किया है। आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे,
लेकिन जो हमने एक साल में किया है वो बात तो हम कह सकते हैं आपके सामने। एक साल में हमने सरकार की साख वापस लाए, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं, क्या ये गलत है? हमने महंगाई के जो सूचकांक है उनको ठीक किया, क्या ये गलत है? काला धन को लेकर इस देश में पहली बार सजा के प्रावधान किए गए और एक्ट पारित हुआ, क्या ये बात गलत है? काले धन को लेकर पहली बार देश में सूचियां तैयार हुई हैं, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से सबसे बातचीत चल रही है और प्रोसिक्यूशन में विषय जा रहा है और जल्दी नाम बाहर आने वाले, क्या ये बात गलत है? एसआईटी गठित करने के लिए 18 महीने से यूपीए की सरकार के सामने प्रस्ताव पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्होंने 18 महीने लगा दिए, लेकिन नहीं किया। चुनाव हो गया, हमने पहली ही कैबिनेट में उसको किया, क्या ये बात गलत है? बस कहने के लिए बहुत कुछ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है प्रभु जी, समावेशी विकास की जिसकी बात करते हैं, इस देश में पहली बार हुआ कि इस टीवी को देखने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी काम का करने वाला हो, वो 12 रुपए में अपना एक्सीडेंटल बीमा साल में करा सकता है रुपया देके। 330 रुपए में लाइफ इंश्योरेंस कवर उसको मिल सकता है। पेंशन योजना, पेंशन आमतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए और उनके लिए हुआ करती थी। बात करेंगे डॉक्टर साहब, इस मसले पर भी बात करेंगे। क्या ये नहीं हुआ है? तो ये समावेशी विकास नहीं है तो क्या है? 12 रुपए साल में 125 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अपना एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा करा सकता है प्रभु जी। 330 रुपए साल में अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकता है। ये 66 वर्षों में किसी को समावेशी विकास नहीं याद आया जब सीडब्ल्यूजी के घोटाले हो रहे थे, 2G के घोटाले हो रहे थे और नवीन जिंदल जैसे लोग जिनकी 55% कोयला की माइंस है और कांग्रेस के सांसद हैं और आज वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं उसके लिए लेकर। तो मुझे लगता है कि हमने एक गिरी हुई अर्थव्यवस्था को लाकर ठीक पटरी पे खड़ा किया है और आगे आपको ठीक परिणाम मिलेंगे। मैं विभागवार चर्चा के लिए आपके सामने तैयार हूं। बिल्कुल, आप अपना पक्ष अच्छे से रख रहे हैं डॉक्टर साहब। अग्निहोत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, उनके पास फेहरिस्त है लंबी, गुप्ता जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब के पास भी गिनाने के लिए बहुत सारे विषय हैं। अग्निहोत्री जी, आप बताइए, आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक साल क्या वाकई में उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है? प्रभु जी, सबसे मैं दो प्रकार की बातें करूंगा। पहला तो ये कि मोदी जी को एक साल में मोदी सरकार को ये परखना कि उनने क्या किया, पर कुछ चीज़ें जो की है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। और ये कहना कि एक साल हो गया तो क्या हुआ, क्या सामने आया। देखिए, 50 ओवर के मैच में 10 ओवर निकल गए तो आप ये फैसला नहीं सुना सकते कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो 10 ओवर देख करके अपन ये तय करो कि भाई ये सरकार कैसी है, कैसे चलेगी। अभी 4 साल बाकी है और मैंडेट उनको 5 साल का मिला। फैसला सुना रही है वो तो आप लोग सुना रहे हैं। आम जनता को, आम जनता मैं उसी पर आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है महंगाई का। जनता पर असर तब पड़ेगा प्रभु जी जब महंगाई उसको दिखेगी, उसके जेब पर दिखेगी कि वो कितना खर्च कर पा रहा है और कितना सामान वापस लेकर के आ रहा है उस खर्च के बदौलत। तो महंगाई जहां तक है, डॉक्टर साहब के पास आंकड़े हैं, लेकिन वो आंकड़े जनता को इसलिए हजम नहीं होंगे क्योंकि बाजार में सारी चीजें महंगी है। पेट्रोल डीजल की जब बात करेंगे तो कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 64 या 67 डॉलर प्रति बैरल जो है वो बिक रहा है। और इस बीच में तेल कंपनियों ने जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो गई हैं, उन्होंने बीच में दोनों के दाम बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? शायद इस बात की तैयारी होगी 26 मई के आसपास कम किए जाएं और बल्क में कम किए जाए ताकि जनता को ये लगने लगे कि देखिए अच्छे दिन तो आ रहे हैं। लेकिन अग्निहोत्री जी, एक सवाल इसमें ये उठता है, पेट्रोल के सरकार ने नियंत्रण मुक्त कर दिया पेट्रोल डीजल को, लेकिन जब दाम घटते हैं तो श्रेय सरकार लेती है कि मोदी सरकार ने घटा दिए, और जब बढ़ते हैं तो दोष कंपनी के सिर जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सिर जाता है कि डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए जो है प्रभु जी, आज तो जनता, हर आम आदमी को, आम को, खास को, सबको पता है कि तेल कंपनियां जो है अपने सरकार के नियंत्रण से बाहर है और सरकार उनके दामों पर नियंत्रण नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ऐसा भी आभास है कि सरकार नियंत्रित तो थोड़ा बहुत करती है तेल कंपनियों को, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन टेक्निकली जो है वो तो नियंत्रण से मुक्त है। लेकिन जो इस प्रकार दाम ऐसे समय में कम किए गए, बढ़ाए गए जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कम था, तो ये तो हजम होने वाली बात नहीं है कि बीच में क्यों बढ़ाए गए। दूसरी बात, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि मोदी जी ने जो नीतिगत निर्णय लिए हैं अभी एक साल में, और जिस प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए गए हैं वो सारे दूरगामी परिणामों के हैं। और मुझे लगता है कि अभी जब मोदी जी चुन करके आए थे तो किसी चैनल पे मैंने कहा था कि एक ऐसी गोली देंगे जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से कड़वी होगी।
तो जिस प्रकार की गोली का समय आ गया है जी, अब वो मीठी गोली खत्म हो गई, अब कड़वी गोली का समय आ गया है। लेकिन उन्होंने जो नीतिगत निर्णय लिए हैं प्रभु जी, वो काफी दूरगामी परिणाम के हैं। एक साल अध्यादेशों की सरकार का भी आप लोग आरोप लगाते हैं, और ये अभी बात खुलकर आ रही है कि कड़वी गोली का समय आ गया, अब मतलब हर चीज महंगी होती चली जाएगी। क्या दिखता है आपको परिदृश्य? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, आप कांग्रेस को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपसे संक्षेप में ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये अभी समावेशी विकास की बातचीत हुई जी, और उस समावेशी विकास में जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है, 70% हिस्सा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नियंत्रित होता है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिससे 5 करोड़ मजदूरों का पेट भरता था, वो था मनरेगा, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट था। उस बजट को इन्होंने घटाकर 6,000 करोड़ रुपया कर दिया। ये कहना गलत है। मैं जो बात, डॉक्टर साहब बोलने दिया करो, आपको बहुत बुरी आदत है। आपके बीच में हमने बात गलत आरोप लगाना, आप चुप रहिए, आप बाद में जवाब दीजिए ना, उसका खूब जवाब दीजिए अपना कंप्यूटर देख के। तो मत आप थोड़ा ना, कोई तो आप, मैं मालूम है हम सरकार में नहीं है, इसलिए आप धमका रहे हैं। जी जी जी, आप धमका सकते हैं क्योंकि आप सरकार में, आपकी सोच है ये कि आप सरकार में, इसलिए आप धमका सकते हैं। 55% कोयले की माइन आप रख के बैठे। जी जी, अभी वो भी हम बता देंगे, आपकी उसमें भी पोल खोल देंगे, चिंता मत करिए आप, आपकी सरकार की पोलें हैं हमारे पास, आप परेशान मत हो। और आप अभी जब मैं बोल चुकूं उसके बाद बराबर आप बोलिए, आप बरसों से बोलना, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें समझाइएगा, आप एंकर हैं। समेकित विकास की जो मैं आपसे बोलूं, जिनका गरीबों से रिश्ता है, प्राथमिक शिक्षा पर 10,106 करोड़ का बजट इन्होंने घटा दिया, माध्यमिक शिक्षा पर 1422 करोड़ का बजट घटा दिया, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 1489 करोड़ का बजट घटा दिया, 6,000 मॉडल स्कूल जो इस देश में बनते थे उनको इन्होंने निरस्त कर दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3,650 करोड़ कम कर दिए, जो ग्रामीण आवास की योजना थी उसमें 4,376 करोड़ की कटौती कर दी, और स्वच्छ भारत अभियान जिसका कि ये सबसे बड़ा ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं, इसमें भी 9,025 करोड़ रुपए की इन्होंने कटौती कर दी है। और जो सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का जो हमारा मिशन था, जिसमें हम इस देश की 67% आबादी को भोजन की सुरक्षा देने वाले थे, और जिसका 1,00,000 विरोध में WTO में आपने एफिडेविट दिया है। बात करने दीजिए, गुप्ता जी मेरी एक जिज्ञासा है, 1,03,000 करोड़ का बजट था, WTO में यूपीए सरकार ने जाके फूड सिक्योरिटी के विरोध में जाकर उन्होंने एफिडेविट दिया, की कमेटी ने घटाकर 40% विरोध में जाकर दिया है। MSP को खत्म करने की बात इन्होंने कही है, जिसको मोदी जी ने वहां जाकर स्थापित किया है। इस बहादुर सरकार ने, जिसने 3 दिन में मंगलयान बना लिया था, 4 दिन में इसने जो है पहाड़ों का सीना चीर कर जो है ट्रेन ले गए थे राहुल भैया 60 दिन के लिए बैंकॉक चले गए थे। ये जो महान सरकार है, इतनी महान सरकार कांग्रेस नहीं थी कि वो 3 दिन में मंगलयान बना ले। वो 4 दिन में जो है पहाड़ का दिल चीर कर जो है वहां पर सड़क रेलवे ले जाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ इस बेशर्म सरकार के बारे में कि जब परमाणु करार बिल्कुल आपसे आप इस पर भी बोलिएगा, आप इस पर भी बोलिएगा, आप इस पर भी बोलिएगा, आप बोलिए, इस पर भी बोलिएगा। ऐसे कैसे बोलेंगे? बोलिए ना, आप बराबर बोल रहे हैं, मैं बराबर भाषा नहीं है, नहीं करेंगे, यह संसदीय भाषा बोलने नहीं दूंगा। अभद्र भाषा आप कैसे नहीं बोलने देंगे? नहीं बोलने दूंगा, बराबर बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप जब परमाणु करार हुआ 1, 2, 3 देख रही है, तब जो है किस प्रकार से राहुल गांधी 60 दिन भाग गए यहाँ से, आपका सामने आ गया है, प्रस्ताव लाया, आपको जेल जाने पर भी शर्म नहीं आ रही है, और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। करार को ये क्या अपनी कुछ भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने हमारी वो उपलब्धि झूठ परोस के आप लोग अपने जनता के बीच से तो गायब हो ही गए। इन लोगों ने बेशर्मी से कहा था कि ये सरकार को हम गिरा देंगे, अविश्वास जीजा जी की आप सरकार चलाते थे, जमीनों के घोटाले आप नहीं करे, जमीनों के घोटाले आपके हमसे ज्यादा है, जमीन हरियाणा में हड़प गए, आपके घोटाले हमसे ज्यादा, जमीनों के परेशान मत होइए, बलात्कार के मुकदमे आपके हमसे ज्यादा हैं, आप परेशान मत होइए, आपके यहाँ बहन जी की सरकार, इसकी भी आप चिंता मत करिए। ये सारी चीजें ऐसी तो सरकार आप चलाते थे। आज शिवसेना, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूँगा। गुप्ता जी जरा सा रुकेंगे, गुप्ता जी रुकेंगे जरा सा, आपके इन उत्तेजनाओं को देखते हुए दर्शक हमारे आ गए हैं दमोह से, दर्शक हमारे एक सवाल करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। जी प्रदीप सर, हमारे देश में सत्ता पक्ष द्वारा जिस प्रकार कार्यकाल की या अपने वर्षगांठ की तारीफ और उपलब्धियां सालगिरह के रूप में मनाई जाती है, और इसमें सरकारी खर्च और पार्टी का खर्च किया जाता है, और एनर्जी और समय खर्च किया जाता है, और विपक्ष द्वारा जो कमजोरियां दिखाई जाती हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, कि ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है जनता के हित में कि सत्ताधारी पार्टी सुझाव दे, लक्ष्य दे और जनता से हर तरीके से सहयोग दिया जाए। जी
डॉक्टर साहब इसका जवाब आपसे चाहेंगे। नहीं, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना है, वो सुझाव के मूड में ही नहीं है। नहीं, वो कह रहे सत्ताधारी दल से जुड़ा सवाल है। सत्ताधारी दल क्या कर सकता है प्रभु जी? सत्ताधारी दल क्या कर सकता है? हम अपनी हर मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस लेकर आपके बीच आ सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं बताइए? उसकी मीमांसा आप कर सकते हैं, जबकि हमको पूरे 5 साल के लिए मैंडेट मिला हुआ है, ये भी आप जानते हैं, और जनादेश जनता ने दिया, कोई कांग्रेस ने थोड़ा दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तथ्य पर बातचीत हो, शालीन बातचीत हो, सभ्य बातचीत हो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उसको खंडित करके अनर्गल प्रचार करना और कुछ भी झूठ मूठ के आंकड़े प्रस्तुत करना, जैसे कि फूड पार्क कमेटी के संदर्भ में किए गए, पूरे देश ने उसके सच को देखा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब गुप्ता जी ने जो भी बातें कही थी वो 6000 मॉडल स्कूल आपकी सरकार ने निरस्त किए नहीं किए, जरा जवाब दें आप। आप तो ये बताइए बीएसएनएल को कितने घाटे में छोड़ के गए थे आप? स्कूल का जवाब दे दीजिए। आप बताइए ना, झूठे आंकड़े दे रहे हैं तो मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। आप बता दीजिए कि आपकी सरकार ने 10,106 करोड़ रुपए बजट में कटौती की, कितने घाटे में छोड़ के गए थे आप? क्या आप क्यों आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे कोल की भी जवाब देंगे, पहले इसका तो जवाब दे दीजिए आप। 12 लाख करोड़ का घोटाला सीएजी ने आपके ऊपर रोपा नहीं था? अरे आपको पता ही नहीं है कोल के बारे में? जानना चाहूंगा सरकार के, मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, कोल के बारे में आपको नहीं पता है? आपको क्या मालूम है? डॉक्टर साहब गुप्ता जी ने जो आरोप लगा उसमें इतनी सच्चाई तो है कि मनरेगा में पैसा नहीं आने से मध्य प्रदेश का काम। मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 6 महीने से मजदूरी नहीं बढ़ी है। एलोकेशन किया जाता है, यूपीए सरकार का आप डेटा उठाकर देखिए, एलोकेटेड मनी और इश्यूड मनी, ये हमेशा 40% का डिफरेंस करते थे। ये 100 रुपए एलोकेट करते थे और 40 रुपए में निपटा देते थे। ये सत्य है, ऑन रिकॉर्ड है, आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। एलोकेशन मनी में अभी भारत सरकार ने ये तय किया है कि आपको फर्स्ट फेज एलोकेट हुई है, आप उसको पूरा करिए, पूरा करने के बाद आप और मनी ले लीजिए। 42,000 करोड़ के एलोकेशन के अगेंस्ट पर 38,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है मनरेगा गया है। वो इसीलिए बढ़ाया गया कि 12% उनको एक्सेस मनी दिया जा रहा है। चलिए डॉक्टर साहब इंदौर से आशुतोष जी अपना सवाल कीजिए। मेरा प्रश्न हितेश जी से है। हितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि बीजेपी यूथ की पार्टी यूथ के लिए काम करते हैं, तो क्या एडवर्टाइजिंग के माध्यम से ये सरकार चल रही है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति प्लेन में रामदेव जी को मिलता है, उनको धमकी देता हो, आप उसको टिकट भी देते हैं और टिकट देने के बाद उसको मंत्री भी बनाते हैं, और आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आदर्शवादी पार्टी है। डॉक्टर साहब एक और दर्शक है हमारे पास सूरजपुर से। जी सौरभ, सवाल कीजिए। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप 60 साल रहे, आपने क्या किया? हमने साल भर में जो भी किया है बहुत किया है, आप इतना करके दिखा दीजिए। मैं जवाब दूं क्या? एक और दर्शक हैं सब, शिशिर हमारे साथ। जी शिशिर जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल या मेरी बात ये है कि जिस तरीके से जो अभी चर्चा हो रही है कि 1 साल का ये लेखा जोखा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से ये जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये वाद विवाद बड़ा ही अशोभनीय है और बड़ी इतने बुद्धिजीवी लोगों से जो इतने बेतरतीब तरीके से बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और ये दोनों दल निश्चित रूप से जनता की नब्ज अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसका खामियाजा डेफिनेटली इनको भुगतना पड़ेगा। ये जनता की नब्ज बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे हैं जिस तरीके से ये हम बर्ताव कर रहे हैं। आपकी बात सुन रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से वक्त का ब्रेक हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक, हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। सिएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में।
सिएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। रक्तदान कीजिए, जीवन दान दीजिए। माननीय भूपेंद्र भैया, मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जन्मदिन पर कोटि बधाई। सौजन्य SK मिश्रा, SDO PWD खुरई। जन्मदिन तो एक बहाना है, रक्तदान से लोगों का जीवन बचाना है। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है बेमिसाल एक साल बनाम पोल खोल अभियान पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं राघवेंद्र दतिया से। राघवेंद्र जी, अपना सवाल रखिए। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में काले धन का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, उस पर बुरी तरह से विफल रही है। और इस संबंध में जैसे मध्य प्रदेश को भी देखा जाए तो यहाँ व्यापम घोटाला, कांग्रेस ने कभी भी इन मुद्दों को उस तरीके से नहीं उठाया, अपनी विपक्ष की भूमिका को सही तरीके से निर्वाह नहीं किया। क्या कारण है? गुप्ता जी जवाब देते हैं। पहले तो आपके इसी सवाल से शुरू करूं या पहले एक दर्शक ने सवाल किया? दोनों का जवाब दे दीजिए गुप्ता जी, दोनों। तो ये पहले तो जिन दर्शक ने मुझसे सवाल किया था कि हमारी सरकार ने 60 साल में क्या किया, तो मैं उन सज्जन को ये बताना चाहता हूं कि उन्हें ये मालूम नहीं है शायद कि 60 साल पहले देश कैसा था। जब देश आज़ाद हुआ 1943 में, 1943 में जो दुर्भिक्ष पड़ा था सिर्फ आज़ादी के 4 साल पहले, उस दुर्भिक्ष में 10 लाख से ज़्यादा लोग केवल अनाज का एक दाना खाने के लिए मर गए थे। हर खेत में, हर सड़क पर जो है कंकाल थे, नरकंकाल थे। और ये बंगाल दुर्भिक्ष दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष था। और अंग्रेजों ने हमारा इतना गला दबा दिया था, इतना शोषण कर दिया था कि अनाज यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जानवरों को भी खाने के लिए नहीं, आदमियों को भी खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था। लाखों लोग काल कबलित हुए। ये परिस्थिति देश की थी जब देश आज़ाद हुआ है। और 1964 तक हम मैक्सिको का लाल गेहूं खाते थे, हमारे पास ये परिस्थितियां नहीं थी, ना हमारे पास धन था। लोग सोचते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, जो जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं आज सत्ता में आ गए हैं, ये बताएं कि ये देश 60 साल में इस परिस्थिति से आज कहां पहुंच गया है। जिनके पिताजी साइकिलें चलाते थे और उसमें खुशी महसूस करते थे और स्टेटस सिंबल थी सोसाइटी की, आज उनके घर में 2-2, 3-3 जो है 4 पहिया वाहन है। और वो सवाल पूछते हैं हमने देश में क्या किया 60 साल के अंदर। आज देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, आज देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी खड़ी है, आज देश के अंदर जो है हमारा नौजवान पूरी दुनिया से जो जाकर आउटसोर्सिंग से पैसे लेके आ रहा है, ये विकास किसकी बदौलत हुआ है? ये क्या जो सत्ता से बाहर से 60 साल से लोग, उन लोगों ने ये विकास किया है, या जो सत्ता में लोग थे जो पॉलिसियां बनाकर काम कर रहे थे उन लोगों ने काम किया है? देश के अंदर ये जो हमारी जनता का पुरुषार्थ, हमारे जनता की मेहनत, हमारी तकनीकी की सफलता, हमारे वैज्ञानिकों के कारण ये देश में हुआ है। दूसरा सवाल जो हमारे मित्र ने किया है कि हम जो है ये जो सवाल है आज व्यापम जैसे जो मामले हैं, इन मामलों में हम जो है सफलता क्यों नहीं पा रहे। आज हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आज का अखबार आप पढ़िए। आज का अखबार ये कह रहा है कि हाईकोर्ट ने बनाई है SIT, और SIT कह रही है कि STF की जांच की दिशा सही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये वही हाई कोर्ट। सुन लीजिए आप, मेरे बात करने दिया कीजिए, आप अपने बात में आपको इन्हें मौका दीजिए अलग से बोलने। ये भाषण का पूरा आज अखबार कह रहा है आज जहाँ पर सरकार जो है जरा संक्षेप में, जहाँ पर सरकार आम आदमी के ऊपर ये छोड़ देगी कि वो जो है सबूत लेकर आए, वो ये सबूत लेकर आए, तब जो है इसमें क्या करेगी कोई भी विपक्षी पार्टी? वो सवाल उठा सकती है। जब कोई सरकार ये तय कर ले विधानसभा के अंदर ये बयान देने के बाद कि हाँ हमारी सरकार ने 1000 फर्जी नियुक्तियां की हैं और सत्ता में बैठी है, तब जो है क्या करेगी विपक्षी पार्टी? क्या करेगी? इसका जवाब आप हमें दीजिए और आप लोग सड़क पर निकल कर आइए हमारे जनता आपको नकारती है। आप क्या जो असत्य बोलना शुरू करते हैं इसलिए जनता आपको विधानसभा ने आपने, क्योंकि यदि आप इतने सत्यवीर होते तो बार बार नहीं नकारती आपको बुरी तरीके से। एक बार जीत गए चुनाव गलती से तो आप एक बार नहीं जीते, एक बार जो मिजाज यहाँ दिख रहा है दोनों पार्टियों का यही मिजाज सड़क पे भी नजर आने वाला है। आप 44 पर देश में हैं और यहाँ पर 3 बार जीत चुके हैं। 60 साल से आप बाहर थे और आपको गलत फहमी है अपने बारे में। आप एक चुनाव जीत गए तो आप ऐसे मटक रहे हैं जैसे कि जब पहली बार दुनिया में अजूबा हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है, जो है ना अटक रहे हैं, ये लोकतंत्र की जीत है, आपकी नहीं है। हमारी भाषा जनता सीधे समझती है, हमारी भाषा जनता सीधे समझती है। आपको बैक बेंच में क्यों बिठा रही है? सोचिए आपको क्यों बिठाया था 60 साल? जरा बताइए, आपने सोचा है क्या? कोशिश करिए। आपको 60 साल क्यों बिठाया था? में ये ख्याल नहीं आया आपको 60 साल क्यों बिठाया था? आपदा होती है। आपको 60 साल क्यों बिठाया था जनता ने बाहर? बताइए जनता को शिथिल करके 25 और 33% आपको जनता ने 60 साल क्यों बिठाया? समझाइए ना पब्लिक को। आप 12 रुपए साल में हम एक आम मजदूर को एक्सीडेंटल बीमा दे सकते हैं जो खदानों में नवीन जिंदल की काम करता है, पहले से कर जो 55% कोयले की खदानों का मालिक है। उस मजदूर का हक आपने नहीं दिया कभी। मुझे ऐसा लगता है एक दर्शक ने अभी प्रतिक्रिया दी थी, एक दर्शक ने ये कहा था कि जो बहस चल रही है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ये होती नहीं है, आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। दर्शक जनता आपको देख रही है। 5 साल से हो रहा है, आपने इसमें क्या कर दिया है? देखिए क्या महान काम कर दिया आपने प्रभु जी। ये पहले से हो रहा है देश में। कहाँ हो रहा है? 12 रुपए में। एक दर्शक और हमारे साथ है तिलक राज जी। तिलक राज जी अपना सवाल दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी बरेली से मुरली मनोहर जी अपना सवाल रखिए। हाँ, मोदी सरकार को सर्वप्रथम 1 साल करने पर बधाई, लेकिन मैं मोदी जी से कहूंगा कि वो अपने देश के गांव-गांव भी घूमें, किसानों की क्या हालत है वो भी देखें। अच्छा, इसके अलावा ये आज रेलों में, जनरल डिब्बों में क्या हालत हो रही है, आदमी का जाना मुश्किल हो रहा है। और केसीसी का जो है, मतलब किसान के लिए केसीसी बनता है, उसमें ब्याज जमा करवा लें। और क्या आज पूरा जमा करवाते हैं, कल निकालते हैं, तो बिचौलिए उसमें मजा मार रहे हैं। तो थोड़ा इस तरफ भी देखें वो, ये मेरा कहना है माननीय मोदी जी से। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, पार्टी फोरम पे आपकी बात पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और प्रभु जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कांग्रेस के समय में जो 17% ब्याज था उसको हम 0 पर लेकर आए। आप ये विश्वास रखिए, केसीसी के प्रावधानों में अटल जी ने ही परिवर्तन कराया था और उसके इंटरेस्ट रेट को डाउन कराया था, और इस सरकार के एजेंडा में है ये प्रभु जी, और ये जरूर होगा। बाकी जो बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें भी ये नियम लागू करेंगे क्या? और दूसरी चीज ये है कि यदि किसान ओला पाला या किसी वजह से ब्याज समय पे चुका नहीं पाता है तो उससे वसूली 17% की दर से ही होती है। बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी। इसके लिए एक रिवीजन हो रहा है। नीति आयोग में आपने देखा होगा एक सब ग्रुप बनाया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं, जो फसल बीमा योजना को लेकर हो या किसानों को लेकर जो पॉलिसी चेंजेस होना चाहिए, जिसमें आपका बिंदु भी ये शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो प्रैक्टिस किया है अपने राज्यों में, उन सबको समावेश करके हम देश भर की पॉलिसी कैसी बना सकते हैं, मोदी जी ने वो जिम्मेदारी शिवराज जी को ही दी है। तो आप मान के चलिए जो प्रैक्टिसेस हम मध्य प्रदेश में करते आए हैं, जैसे कि फसल बीमा के लिए जो रकबे होता था वो पहले 50% होता था, 50% नुकसान ही नहीं तहसील का निकल के आता था, उसको लोअर डाउन करके 33 किया है, जबकि मध्य प्रदेश में वो 25 है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिन सुधारों की बात आपने कही है, यहाँ पर 0% ब्याज है, देश में 7% है, तो 7 से 0 की यात्रा की तरफ ये दिशा में हम ब्याज को लेकर किसानों के लिए बढ़ेंगे, ये भी बात निश्चित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, लेकिन प्रभु जी 1 साल के लिए आप भी समझते हैं हम दिशाबोध तो रख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि चाहे जनता के स्तर पर हो चाहे विश्व के स्तर पर हो,
सबसे बड़े काम हमने जो किया, हमने साख को वापस लाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब बीएसएनएल सबसे बेहतर होता था एनडीए की सरकार में, आपको ध्यान होगा अटल जी की सरकार में, उस समय सवाल खड़ा हो रहा है। एक ही बात कहना चाहता हूं बस मैं, वो सुन लीजिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं। बीएसएनएल लगभग 10,000 करोड़ के लाभ में था जब एनडीए सरकार गई, अटल जी की सरकार गई। पिछले 10 वर्षों में वो 7,500 करोड़ के नुकसान में पहुंच गया। और क्या हालत बीएसएनएल के मोबाइल में होगी, दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हमको ये 7,500 से 10,000 यानी 17,500 की यात्रा पूरी करनी है प्रभु जी। तो इसमें एक साल में तो नहीं हो पाएगी। 25,000 टावर्स नए इसी साल लगाए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली में जो भ्रष्टाचार बीएसएनएल किया गया था उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पर हम उस दिशा में करेंगे। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि एक साल में नहीं हो सकते सारे काम, जो हुए हैं, तो फिर उपलब्धि का जश्न क्यों? एग्रीड, जो हुए कोई जश्न नहीं है प्रभु जी। एक साल में जो हम कर पाए हैं उसको लेकर हम आपके बीच आना चाहते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। जो नहीं कर पाए बचे हुए 4 सालों में हम करेंगे। हमने 60 महीने देश से मांगे थे, चाहे ये कितना भी दुष्प्रचार करे, ये बैंकॉक, होनोलुलु कहीं भी होके आ जाए, लेकिन कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं बनाए जनता की संवेदनाओं को समझ पाए। डॉक्टर साहब अग्निहोत्री जी, दर्शक भी कह रहे हैं कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में घूमने के बजाय देश के गांव में घूमने के लिए समय निकालें। ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या मोदी जी को देश की चिंता कम है? विदेशों में अपनी छवि बनाने की, ब्रांडिंग इमेज को लेकर ही काम हो रहा है बीजेपी में? प्रभु जी, एक बात तो मैं कहूँगा, आप ब्रांडिंग कहें या प्रवासी प्रधानमंत्री कहें, मैं एक बात तो कहूँगा कि विदेशों में भारत की छवि पहले से बेहतर हुई है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक साल में मोदी जी ने 17 देशों में 54 दिन बिताए। मेरे ख्याल से कुछ देश तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, और अभी 4 साल बाकी है प्रभु जी, और बहुत सारे देश भी बाकी है। अभी आप देखेंगे कि कितने और देशों में प्रधानमंत्री जी की यात्रा होती है। लेकिन जब जहां तक इस बहस का सवाल है, आपने मुझे विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है, तो इस बहस में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि इस बहस का स्तर किस तरह का हो, और किस तरह से एक बात कही जाए और फिर दूसरी बात उसका जवाब आए। कम से कम ये तो होना चाहिए। ये आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस सब चीज़ों पर देखना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि एक साल में आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार क्या करे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जो मैंने पहले भी कहा, कि महंगाई यदि आप कम कर देते हैं, और महंगाई कम हुई है ये आम जनता महसूस कर सकती है, आंकड़ों से कुछ नहीं होता। यदि जनता महसूस करती है कि महंगाई कम हुई है, तभी आपकी उपलब्धि है। बाकी नीतिगत निर्णय आप बहुत अच्छे ले रहे हैं, विदेश व्यापार नीति आपने बहुत अच्छी बनाई है, विदेशों से निवेश बहुत अच्छा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आम जनता को तो फर्क डॉक्टर साहब तभी पड़ेगा जब उसकी जेब में कुछ रह जाए, बच जाए। उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ अग्निहोत्री जी की बात से। लेकिन अग्निहोत्री जी, जो मैंने आपको बात कही थी, यही आप चुनाव के समय में विश्लेषण करते समय कहते भी थे कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त थी। उस ध्वस्त इकोनॉमी को स्वस्थ करने का अभी 4 साल है। एग्रीड, 4 साल और आपने जो बातें कही हैं वो हम आने वाले 4 वर्षों में करेंगे, और करके ही जनता के बीच जाएंगे। इतनी समझ तो है हमको। यदि हमको इतना बड़ा जनादेश मिला है तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम जनता को यदि महसूस नहीं करा पाए तो कोई फायदा नहीं। लेकिन कोमा में पड़े हुए मरीज को पहले हम आंख और नाक हिलाने की स्थिति में तो लेके आए, तभी तो उसको जनरल वार्ड और घर तक पहुंचाएंगे। तभी 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने अपनी इकोनॉमी को स्वस्थ इकोनॉमी हो, इस दिशा में प्रयास किया। यही मैं कह रहा हूं कि 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए जाने हैं वो 1 साल में आप आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी और देखना पड़ेगा। पर 1 साल में इंडिकेटर देखे जा सकते हैं, जैसा आपने बताया। जैसे विदेशी निवेश, एक ही मैं बताता हूँ, विदेश के इंडिकेटर एक है कि उसकी जेब में क्या है। अग्निहोत्री जी, हमारा काम है कि हम उन चीजों को समझें। आप जनता के व्यक्ति तो नहीं, विश्लेषक हैं। आप स्वयं जानते हैं 2013-14 में विदेशी निवेश $1.5 अरब का था, जो बढ़कर 14-15 में $2.5 अरब हुआ है विदेशी निवेश। और उन परिस्थितियों में हुआ है जब भारत की इकोनॉमी साख हो रही थी, ना विदेशी आ रहे थे, ना हमारे देश के लोग ही यहाँ पर कर रहे थे। ये आप लोगों ने ही लिखा है, आपके सैकड़ों आर्टिकल हैं इस बारे में। तो ये साख को वापस लाना
क्या बुनियादी स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में मजबूत कदम नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वादा नहीं कि आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, उस पर अमल नहीं होता है प्रभु जी। वो चीजें नहीं आ रही हैं। आप ये बता रहे हैं 1 रुपए की बीमा योजना पहले से बीमा कंपनियां चला रही हैं, आप उसको एक ड्राइव बनाकर सामने लेकर आ रहे हैं। आप तो स्क्रॉल करिए, 14 करोड़ लोगों का यदि जनधन खाता खुला है, सेकेंड फेज में उनको 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, 12 रुपए के आधार पर 125 करोड़ के लिए देश के लिए ऑप्शन है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका हो जाए। तो ये क्या बड़े कदम नहीं है? तो मुझे लगता है ये देश की इकोनॉमी को और आम आदमी को शामिल करने के लिए बड़े कदम हैं। हाँ, आपने जो विषय उठाए हैं मैं उससे सहमत हूं, उस दिशा में हमारे कदम ठीक हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बिजली का दूं। 6% की ग्रोथ बिजली की रहती थी यूपीए की सरकार, ऑन रिकॉर्ड है, हम उसको 8.5% पर लेकर आए हैं। सड़कें जो हाईवेज की हैं वो 2, 3, 4 किलोमीटर बना करती थी, हम उसको 11 और 14 किलोमीटर प्रतिदिन पर लेकर आए हैं। तो क्या ये गलत है? क्या ये उस दिशा में बढ़ते हुए हमारे कदम नहीं है? प्रभु जी, इसको आप नकार देंगे क्या? एक सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्टर जी, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल। ये जो उपभोक्ता के या हितग्राही के खाते में सीधे सब्सिडी ले जाने का योजना किसकी थी? किसके समय में शुरू हुई? लेकिन उसमें कितनी सफलता मिली थी आप बताइए अग्निहोत्री जी। क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन के विषय को ऐसे जीने मरने का विषय बनाकर रोज पूरा किया 8 महीने में? फोर्सफुली लागू नहीं कर पाए उसको चुनावी साल की वजह से। देखिए जीत गए आप, इसीलिए तो हम पॉलिसी पैरालिसिस बोलते थे। बीजेपी ने इस स्कीम का विरोध किया था, बीजेपी ने इस स्कीम को लागू कर दिया। प्रभु जी, बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही थी। हमने पॉलिसी पैरालिसिस कहा, यानी कि पॉलिसी थी लेकिन पैरालाइज थी, विल नहीं थी, और उसको अंडर अचीवर कहा है। ये हम आपको बहुत क्लियर कर दें, मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा है कि हम ये नहीं कहते कि सरकारें काम नहीं कर रही थी, लेकिन जिस गति से और जिस मति से होना चाहिए था उस पर प्रश्न चिन्ह था, इसीलिए देश ने जनादेश देकर उस सरकार को बदला है। तो मुझे लगता है यदि इतना मैसिव जनादेश देकर बदला है तो कुछ बात तो रही होगी, और उन्हीं इंडिकेटर्स को हम बेहतर करके प्रस्तुत कर रहे हैं। संक्षेप में कहिएगा थोड़ा सा। बिल्कुल, हम तो संक्षेप में ही बोलेंगे। भारत इंडिकेटर की बात की अभी माननीय वाजपेयी जी ने और अग्निहोत्री जी ने, तो मैं आपको 2 इंडिकेटर्स बताना चाहता हूँ कि भारत की सरकार ने अपना बजट इनका उठा के आप भी पढ़ लें, और वाजपेयी जी तो शायद ना पढ़ पाएंगे। 1,75,000 करोड़ की, आप ऐसा रिमार्क कर देते हैं कि हमको दुखी कर देते हैं। आपने किया था इसलिए पहले दुखी कर देते, फिर बोलते 1,75,000 करोड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन्होंने कटौतियां की हैं सर। 12% एलोकेशन बढ़ाया, उसको आप हटा देते हैं। और 5 लाख करोड़ का जो है, अच्छा 12% बढ़ाया कि नहीं करने देंगे? आप क्या नहीं करने देंगे यार? आप आधा सत्य क्यों? आप बोलिए ना बाद में। मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, आप आधा सत्य क्यों? हमने आपको डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, आप गलत सत्य मत बोलिए, आप सत्य मत बोलिए। आप इतनी देर से गलत बोल रहे हैं और उसके बाद आप दूसरे को सुनना भी नहीं चाहते। ये आपकी नीति है। अपनी बात रखिए। ये 5 लाख करोड़ रुपए की कर से छूट जो है बड़ी कंपनियों को, और जो है हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों को, जो सिलेक्टेड पूंजीपति हैं, उनको ये कंपनी टैक्स में दे दी गई 5 लाख करोड़ की छूट, और 1,75,000 करोड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कटौती कर ली गई। ये इंडिकेटर है सूट बूट की सरकार का। ये आपका झूठ है। ये आप झूठ बोलिए, सिद्ध करिए। आप में दम हो तो आइए कल मैदान में, आप ऑफिशियली बोलिए, हम आएंगे आपके साथ, बजट लेके आप यहीं बैठ जाएंगे। आप में हिम्मत हो तो आइए कल बजट लेकर। सबसे अच्छा आप पटेरिया जी इस पे बहस रख लीजिए, मैं बजट लेकर कल आता हूँ। आप में हिम्मत हो तो आप कल कर लीजिए हमसे बहस। सबसे अच्छा सूट बूट नेहरू जी पहना करते थे। मालूम है जो पेरिस से धुल के आता था। 2 सैनिकों के पेरिस से धुल के आता था, जिसको गुलाब से लगाते थे वो। उनकी सरकार में 150 सिर कलम हो लेकर कि 150 सिर कलम हो गए। सूट विदेश में धुलने जाता था। कश्मीर के अंदर रोज पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को ये सरकार छोड़ रही है। इस बात की इनको ना लज्जा है, ना इनके ये इंडिकेटर्स नहीं है कि कश्मीर में इनने आतंकवादी क्यों छोड़े। ये कौन सा इंडिकेटर है? कश्मीर के अंदर इन्होंने जो है अभी 150 सैनिक पाकिस्तान ने काट डाले हमारे, ये कौन सा इंडिकेटर है? हमारा प्रधानमंत्री के मुंह पर जिस चैनल ने दिखा दिया हमारा जो है गलत नक्शा, उस चैनल से इन्होंने जो है दूरदर्शन का समझौता करा दिया। ये किस बात का इंडिकेटर है?
ये सीसीटीवी के साथ जो हमारा समझौता हुआ है दूरदर्शन का, ये किस बात का इंडिकेटर है? और उसमें ऑफिशियल चैनल पर हमारे देश ने भी देखा ये गलत झंडे हमारे नक्शे दिखाए जा रहे हैं। ये आपका इंडिकेटर है आपकी सरकार के काम करने का तरीका। इसे भी बेमिसाल में जोड़िएगा और इसे बताइए देश में कि हम इतने बेमिसाल हैं कि हमारे देश का कोई गलत नक्शा बताता है तो हम उसे मान लेते हैं और हंसते हैं, झूला झुलाते हैं उसको। आप ये भी मान लीजिएगा कि हमारे 150 सैनिकों के सर कलम कर देते हैं, उसके बाद भी हम उन्हें साल श्रीफल भेजते हैं। आपको हमें कोई महंगाई आम आदमी की बात भी कर रही थी। महंगाई की बात तो आपको महंगाई की बात मैंने बोला उसी में तो उचक गए डॉक्टर साहब की। साहब दाल 65 की आती थी, 120 की मैंने कल खरीदी तुअर की दाल। अब ये कह रहे हैं कि साहब वो ग्राफ तो नीचे आ गया। अब वो ग्राफ से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं तो बाजार में जाता हूँ, आप भी बाजार में जाते हैं, बाजार में आप पैरामीटर्स देख लीजिए, तो आपको लगे कि बाजार में 120 की या 110 की 115 की दाल नहीं आ रही है तो आप मेरा कल कान पकड़ लीजिएगा। एक दर्शक जुड़े हुए हैं बिलासपुर से, अरुण तिवारी। जी अरुण, अपना सवाल रखिए। प्रभु जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी। नरेंद्र मोदी जब से बने प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा जी। तो लगातार कांग्रेस में क्या हुआ? ये बात तो बीजेपी वाले करते हैं वाजपेयी जी बैठकर जी। भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने माल खाया है जी, उनके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे कि एक साल सिर्फ कांग्रेस की आरोप और कांग्रेस गलती निकालने में निकल जाएगा? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ वाजपेयी जी। वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं सर पुल है। हाँ जी जी जी, कहिए बात अपनी, कहिए। वाजपेयी जी जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ में एक पुल है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने किया, शिलान्यास भी रमन सिंह जी ने किया, लेकिन वहां पर एक बोर्ड लगाना पड़ा कलेक्टर को कि इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा आना जाना प्रतिबंधित है क्योंकि ये पुल कभी भी गिर सकता है। उसमें का लोहा, उसमें की सीमेंट कौन खाया? राहुल गांधी खा लिए। चलिए हम जवाब दिलाते हैं अरुण जी, जवाब दिलाते हैं हम इसका। मोदी जी ने खुद के खाने की बात कही होगी शायद, हो सकता है। वाजपेयी जी देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी कांग्रेस में बेचैनी इसी बात की है क्योंकि मोदी जी ने पूरा 1 वर्ष इस बात के लिए लगाया है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यही कारण है कि कांग्रेस के पास एक भी आरोप नहीं है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। भाजपा शासित राज्य की समस्या बता रहे हैं कि वहाँ एक पुल की बात बता रहे हैं। देखिए प्रभु जी, ये किसकी बात कर रहे हैं, चूंकि उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, उस पर नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं मोदी जी की बात जरूर कर सकता हूं क्योंकि मोदी जी ने 12 महीने में, आप सोचिए कांग्रेस को एक भी मौका नहीं मिला। 60 दिन बैंकॉक में वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आए, पूरी ट्रेनिंग लेकर आए। घोटाला अभी आपने पढ़ा नहीं? आपकी कौन सा घोटाला? आपकी सीएजी रिपोर्ट गलत पढ़ लीजिए आप, अभी पे टेबल हुई है पार्लियामेंट में, पढ़ लीजिएगा। आप बताइए किस अदालत में, किस एजेंसी में चल रहा है, बता दीजिए। अदालत में तो जाएगा अब, हम अल्लाह अरे कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो आपकी सीएजी ने अदालत में तो बच्चे कुछ कांग्रेस ही जा रहे हैं। अभी आपकी सरकार जवाब बच्चे कुछ कांग्रेस ही जा रहे हैं सर। जाने दीजिए, एक के बाद एक जाने अभी तो उनकी फिक्र। आपके दोस्तों से हम भी वही मिलेंगे, चिंता मत करो। बहुत सारे आपके मित्र भी हैं अंदर, परेशान मत हो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं है कि आप लोग जल्दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय की अपनी सीमा है। मैं आपसे लेकिन महत्वपूर्ण बात प्रभु जी है, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी, समय की अपनी सीमा है, संक्षेप में जो पोल खोल आपका अभियान है और बीजेपी की उपलब्धियां हैं, शिवसेना ने 25,000 करोड़ रुपए के एलईडी घोटाले का आरोप इनकी सरकार पे लगाया। वो इनकी सरकार के पार्टनर हैं। इसका जवाब इनकी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आज ना वहां पर सीईसी है, ना सीबीसी है, ना लोकपाल है, ना कोई संस्था काम नहीं कर रही, सब डिफॉल्ट पड़ी हैं आज। इसलिए ये इतनी बड़ी ताकत से कह रहे हैं कि साहब जो है कोई घोटाला है क्या? घोटाला पकड़ने वाली सारी संस्थाएं जीरो पड़ी हुई हैं, आपने उन्हें बनाए नहीं है, तो घोटाला पकड़ेगा कौन? ये आप शिवसेना से कहिए कि शिवसेना ने आरोप लगाया, या तो वो सत्ता में रहे या सिद्ध करें। आप में हिम्मत हो तो बोलिए उनसे। और ये आरोप हम नहीं लगा। और सीएजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की, जो पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्टों को एक्स्ट्रा फायदा दिया गया है भारत की सरकार के द्वारा, वो सीएजी की ये रिपोर्ट पढ़ लें। कल परसों नरसों जब भी आपका मूड हो, मैं इस चैनल पे आके जवाब देने तैयार हूँ, रिपोर्ट भी ले आऊंगा। चलिए, अच्छी बात है गुप्ता जी। लगता है कि बीजेपी सरकार पुरानी सरकार के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है। अब मैं लड़ सकता हूँ प्रभु जी इस बात के ऊपर आपसे? जी डॉक्टर साहब, ये बेमिसाल कैसे है आपका 1 साल, ये कैसे साबित करेंगे आप? भाई डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, कैसे साबित करेंगे कांग्रेस के आरोपों के बीच में अपने आप को बेमिसाल? गंभीरता से बात करें
तो सबसे महत्वपूर्ण था, जैसा मैंने आपको बताया, 10 वर्षों में भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साख खत्म हो गई थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला, 282 प्लस का मैंडेट मिला। उस मैंडेट की गंभीरता को समझते हुए 12 महीने हो गए हैं, हमने घोटालों की सरकार के दौर को समाप्त किया। उसके बाद जितने फिस्कल इंडिकेटर होते हैं, उन फिस्कल इंडिकेटर्स को हमने अर्थशास्त्र की दृष्टि से बेहतर किया है। हाँ, उसके रिजल्ट आने में, जमीन पर आने में, जो अग्निहोत्री जी भी कह रहे हैं, एक कॉमन मैन की दृष्टि से आने में हो सकता है थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन दिखेगा ये, क्योंकि इसकी दिशा ठीक है। कम से कम विश्लेषक इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमने इन पैरामीटर्स को, इंडिकेटर्स को ठीक करके पिछले 12 महीने में ठीक दिशा में काम किया है। और जो हमने काम किया है, प्रभु जी, हम उतनी बात कह रहे हैं, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, या अन्य दीगर जीएसटी से संबंधित हो, लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर हो, काले धन को लेकर कानून बनाने की बात हो, या सोशल जो हमारे वेलफेयर की स्कीम है, जो पेंशन योजना हो, या हमने जो दुर्घटना बीमा योजना करी है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कही है, तो मुझे लगता है कि मजबूती से एक सही दिशा में चलती हुई ये सरकार है, जिसने एक आम आदमी का मस्तक ऊपर किया है। उम्मीद ये है कि आने वाले समय में हम आपकी दृष्टि से भी इस बात में सफल होंगे, और अगली बार जब हम लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे तो हम उन सब बातों को, पैरामीटर्स को लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, हर साल हम अपनी बात को, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं और या हमारा जो दिशाबोध है, उसको लेकर हम आपके बीच आएंगे, जो इन सरकारों ने कभी नहीं किया। ये 10 जनपद पर बैठकर एक डमी प्राइम मिनिस्टर चलाते थे, और जिसकी बातें बाहर आने लग गई हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बात से पूरी कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। हुड्डा जी ने हरियाणा में जिस प्रकार से खेल किया, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये बोलने के लिए फूड पार्क के बाद आपके पास मंच, फूड पार्क को लेकर जब राहुल गांधी ने पूरे देश को भ्रमित किया, तो फूड पार्क का सच पूरा सामने आया है। और राहुल गांधी, हाँ, एक अच्छी चीज जरूरी है प्रभु जी, राहुल गांधी जो बैक बेंच पर बैठकर सोया करते थे, वो फ्रंट बेंच पर आ गए हैं, ये बात जरूरी हुई है। तो उन 60 दिनों में देश के बाहर जाकर उन्होंने क्या किया है, ये मुझे लगता है कांग्रेस के अन्य नेताओं को। चलिए, समय अपना एक सेकंड दूंगा साहब, एक सेकंड। भारत का जहर फैलाने के लिए 1 सेकंड बहुत होता है। गरीब लोगों के स्कूटर, इसलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया है। और अदानी जिस एरोप्लेन में सोचिएगा 2 बार इनको मौका देने से पहले, ये सरकार का इंडिकेटर है। 40 रुपए लीटर पेट्रोल अदानी के प्लेन का, और 74 रुपए लीटर जो है गरीब के स्कूटर का। ये राहुल गांधी के मामा परेशान है जितने हैं, ये इनकी सरकार का खूब व्यापार किया है देश के साथ में। आपसे जानना चाहूंगा, क्या 1 साल पर ये पूरे होने पर ये समय है जश्न मनाने का? प्रभु जी, वास्तव में हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के समय मोदी जी ने जो वादे किए, हम और आप जैसे लोगों ने उस वादों से कहीं बढ़कर अपेक्षाएं मोदी जी से कर ली। तो लगता है कि जिस प्रकार की अपेक्षाएं हमारी है सरकार से, उसके लिए 1 साल तो बहुत कम है, लेकिन जनता को कुछ राहत पहुंचाए, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और बाकी जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि कोई बेहतर स्थिति जनता के लिए देखने को मिल सकती है। प्रभु जी, चलिए, मोदी सरकार के 1 साल तो 26 मई को हो रहे हैं, लेकिन मैं जश्न नहीं है, फिर बताना चाहता हूँ प्रभु, जश्न नहीं है, जश्न का ये रूप हो सकता है। हिसाब देने के लिए हम आए। चलिए, हिसाब मान लेते हैं। 1 साल जब पूरे 26 मई के बाद ये पार्टियां आमने सामने होंगी, लेकिन इस मंच से साबित हो गया कि उस समय का नजारा क्या होगा। दोस्तों, बीजेपी मोदी सरकार के 1 साल को बेमिसाल बता रही है, तो गिनाने के लिए कुछ उपलब्धियां भी उसके पास होंगी। कांग्रेस के हाथ में भी पोल खोलने के लिए आंकड़ों की फेहरिस्त है, लेकिन दोनों ही दलों के इस संग्राम से जनता को फिलहाल कोई सरोकार नहीं। वह तो फिर बढ़ते पेट्रोल के दाम और दाल के भाव को लेकर चिंतित है, लेकिन चुप है। जनता अपना फैसला तो चुनाव में ही सुनाएगी। तब तक जिसे जो ढोल पीटना है पीटे। हम तो इस मामले में सिर्फ इतना ही कहेंगे, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना भी अपना रख लीजिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए वाजपेयी जी आपका, गुप्ता जी हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, और अग्निहोत्री जी आपको भी धन्यवाद। तीनों आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रक्तदान कीजिए, जीवन दान दीजिए। माननीय भूपेन भैया, मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जन्मदिन पर कोटि बधाई। सौजन्य SK मिश्रा, SDO PWD खुरई। जन्मदिन तो एक बहाना है, रक्तदान से लोगों का जीवन बचाना है।
असली खिलाड़ी। अब आ गया है आपके घर न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोने के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे,